हेलो एवरीवन, आज डेट है 17 जुलाई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, आज हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 1946 में जब कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारे मेजर सोर्सेज का यूज किया और उन सब मेजर सोर्सेज से कुछ पार्ट्स को उठाया, उन पार्ट्स में इंडियन सर्कमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग चेंज किया और फिर उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कौन कौन से पार्ट्स को उठाया और उनको फिर इंडिया का पार्ट बनाया। फर्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? किसी भी कंट्री में जो लॉ मेकिंग बॉडी और लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी के बीच में जो नेचुरल रिलेशन होते हैं उसी को बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसी के आधार पर दोनों के बीच में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो रिलेशन होते हैं उसी के आधार पर टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है तो वहां पाई जाती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता तो वो होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फर्स्ट हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया, सेकंड हमने लिया रूल ऑफ लॉ, थर्ड लिया लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है लॉ मेकिंग पावर। लॉ मेकिंग का मतलब कोई भी लॉ बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। थर्ड लिया सिंगल सिटीजनशिप। हमारे इंडिया में फेडरल क्वालिटीज भी पाई जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरल मतलब टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट और दोनों के पास में मतलब सेंटर और स्टेट दोनों के पास में पावर्स हो। लेकिन हमारे यहाँ पर यूएसए की तरह डबल सिटीजनशिप नहीं पाई जाती। यूएसए में सेंटर की भी सिटीजनशिप होती है और जिस स्टेट में वो सिटीजन्स रहते हैं उन स्टेट की भी सिटीजन्स होती है। उसकी जगह पर हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप को जगह दी गई थी। नेक्स्ट कैबिनेट सिस्टम हमने एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट प्रीरोगेटिव रिट्स ली है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लिए हैं एंड बाईकैमरलिज्म लिया है। बाईकैमरलिज्म मतलब होता है द्विसदनीय, जैसे हमारा पार्लियामेंट जो है वो बाईकैमरलिज्म है। कैसे? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा एक तरीके से पॉपुलर हाउस के नाम से इसको जाना जाता है और जो राज्यसभा है इसको काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने कुछ बेसिक फैक्ट देखे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। अब द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट न्यूज, हमारे पीएम ने 6 स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ में मीटिंग की। मीटिंग करने का कारण साफ है, कोविड के केसेज कुछ स्टेट्स में रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, केरला। तो अगर इनमें केसेज इसी तरीके से बढ़ते गए तो ये एक चिंता की बात है। पीएम ने बोला कि जब सेकेंड वेव हमारे इंडिया में आई उससे पहले भी सेम इसी तरीके से कुछ स्टेट्स में केस जो हैं वो रेगुलर बढ़ रहे थे। तो हमें क्या करना है, हमें पहले से एक्टिव होकर की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इंक्रीज हो रही हैं केसेज की संख्या, उनके ऊपर वर्क करना है। हमें क्या क्या करना है, हमें स्ट्रेटजी ऑफ टेस्ट, टास्क, ट्रीट एंड टीका, इन सबको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इसके अलावा माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के ऊपर भी हमें स्पेशल फोकस करना होगा और जब ये सारे वर्क ढंग से किए जाएंगे तभी हम थर्ड वेव को आने से रोक सकेंगे। नेक्स्ट न्यूज, अफगानिस्तान एक मेजर इशू चल रहा है इस समय। मेजर इशू ये है कि यूएसए की सेना जब वहाँ से बाहर जा रही है तो अफगानिस्तान में रेगुलर रिवॉर्ड्स हो रहे हैं, रेगुलर कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, रेगुलर प्रॉब्लम हो रही है। तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने जो उनका पड़ोसी देश और हमारा भी नेबर कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ के लेकर के आरोप लगाए हैं कि तालिबान को लेकर के उनको कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अफगानिस्तान प्रेसिडेंट ने बोला है कि हमें कुछ खुफिया एजेंसी से पता चला है कि पिछले कुछ समय में लगभग 10,000 जिहादी जो हैं वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान में प्रवेश किए हैं। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम कर्व करने की कोशिश की जा रही है कि नेबर कंट्रीज मिलकर के अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को तो इस तरीके से तो सॉल्व नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट न्यूज, हाईकोर्ट ने बोला है, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बात बोली। दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाली गई कि 12 से 17 एज ग्रुप के जो
बच्चे हैं उनमें इमीडिएट वैक्सीन हो, और इसके लिए कुछ डायरेक्शंस लेकर के आए हैं जुडिशरी। तो इस पिटीशन की हियरिंग करते हुए हाई कोर्ट ने ये बोला कि देखो अभी ट्रायल चल रहे हैं कि जो भी वैक्सीन है उनके बच्चों के ऊपर क्या असर होगा, तो पहले ट्रायल के रिजल्ट आने दो, तभी गवर्नमेंट को इन सारे वर्क के ऊपर, इन सारी पॉइंट्स के ऊपर वर्क करना चाहिए। क्योंकि अगर बिना ट्रायल के रिजल्ट आए हमने बच्चों को वैक्सीन दे दी तो हो सकता है कि एक इसका बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़े। नेक्स्ट न्यूज कांवड़ यात्रा को लेकर के है। देखो उत्तराखंड जो स्टेट है वो कांवड़ यात्रा को बैन कर चुका है, लेकिन यूपी और सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला है कि आप कांवड़ यात्रा को प्रोसीड नहीं कर सकते हो इस पैंडेमिक के समय। महामारी जो है वो सभी को इफेक्ट करती है, तो कुछ लोग अगर इस कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं और उसके बाद में वहाँ पर जाकर के लोकल एरिया में बहुत ज़्यादा केसेज बढ़ते हैं, तो इसकी वजह कौन होगा, किसकी वजह से कौन पर्सन जो है वो अपने राइट टू हेल्थ को खोएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 19 जुलाई तक जो यूपी है वो अपना जो भी विजन है कांवड़ यात्रा को लेकर वो क्लियर करे। अगर वो ऐसा नहीं कर सकती तो हम फिर जो हम बोलेंगे वो उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। यूपी गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम सिंबॉलिक कांवड़ यात्रा कर सकते हैं इस पैंडेमिक के समय, क्योंकि जो कांवड़ यात्रा है वो एक तरीके से बहुत सारे लोगों का रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी दिखाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। 19 जुलाई तक बोला है कि आप अपने प्रपोजल के ऊपर रीथिंक करो, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर कोर्ट विल डिलीवर वॉट एवर वी हैव टू डिलीवर। ठीक है, देखो ये भी बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जीने का अधिकार है ना, राइट टू लाइफ, वो सर्वोपरि है, हम मानते हैं, और हर तरह की जो फीलिंग्स होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंडर आती हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि जो स्टेट्स हैं उनको कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी, और गंगा जल, इसमें क्या होता है कांवड़ यात्रा में कि जो कांवड़िए होते हैं वो कुछ होली वाटर ऑफ गंगा उसको एक थोड़े से उनको सिक्योर करके अपने लोकल एरिया में लेकर के जाते हैं और फिर उसको शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया जाता है। तो ये भी बोला गया कि हम गंगा जल जो है वो लोकल एरिया में प्रोवाइड करवाएंगे ताकि लोगों की जो भीड़ है इन पिलग्रिमेज पर इकट्ठी ना हो और कोविड के जो केसेज हैं वो दोबारा से ना बढ़े। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओमोटो क्या होता है कि अपने आप स्वतः संज्ञान, मतलब जो प्रॉब्लम चल रही है उसके ऊपर खुद उस पर जा करके वर्क करें। तो अभी एक न्यूज़पेपर में हमने भी उसको रीड किया था, अच्छे से डिस्कस किया था कि आगरा जेल में कुछ लोग बंद हैं लगभग 2 डेकेड से, 2 डेकेड से वो लोग बंद हैं, और उनको जब उन्होंने क्राइम किया था तो उस समय कोर्ट के द्वारा उनको जुवेनाइल क्लियर कर दिया गया था। जुवेनाइल जिनको ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं हो सकती, लेकिन वो लगभग 2 डेकेड से बंद है। पहली बार तो उनके जो राइट्स हैं उनको छीन लिया गया। दूसरी बात क्या है कि अब उनको बेल दे दी गई। बेल देने के कई कारण हैं प्रेजेंट टाइम में। एक तो देखो वो जुवेनाइल थे, दूसरा प्रेजेंट टाइम में ये माना जा रहा है कि प्रिजन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा ना किया जाए, क्योंकि कोविड के केसेस काफ़ी इफेक्ट कर रहे हैं जेलों में भी। अब उनको बेल दे दी गई। बेल देने के बाद में जेल अथॉरिटीज़ ने बोला कि हमारे पास तो बेल की हार्ड कॉपी नहीं आई है, जब तक हार्ड कॉपी नहीं आएगी तब तक हम उन लोगों की बेल सैंक्शन नहीं करेंगे। तो हमारे जो CGI हैं NV रमन्ना, उन्होंने बोला कि हम जिस टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं उसका कंपैरिजन किया जा रहा है, उस टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी वर्क उस समय किया जा रहा है जब कबूतरों से हम चिट्ठी भेजा करते थे। तो इसी को लेकर के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया और उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये एक स्कीम है, इसके तहत कोई भी रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट मान लो कोई अपना लॉ पास करता है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्कीम को वायलेट किया, को सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करता है, जैसे बेल दी, इन सबको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट बेल एंड अदर ऑर्डर्स टू जेल अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो भी अपने वर्क करेगा अब उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये स्कीम लॉन्च की गई। ये हमारे लिए स्कीम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी स्कीम की बात आएगी तो आपको ये ध्यान होगा कि नहीं अरे इसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, तो ऐसा नहीं है। इस स्कीम को लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है हर स्टेट को
कि आपके यहाँ पर नेट की कनेक्टिविटी कैसी है। भाई हम तो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करते बिल को, लेकिन आपके यहाँ पर अगर नेट ही नहीं है तो उन सब चीज़ों से वर्क नहीं हो पाएगा। तो टेक्निकल जो ग्लिचेज हैं उनको रोकने के लिए आपको अपनी जेल में इंटरनेट कनेक्टिविटी की जो रिपोर्ट है सारे स्टेट को वो सौंपनी होगी, ताकि उसी के अकॉर्डिंग वर्क किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज देखो, कर्नाटका और तमिलनाडु में रेगुलर प्रॉब्लम चलती है स्पेशल कावेरी जो रिवर है उसके पानी को लेकर के। अब मेकेदातु एक डैम बनाया जा रहा था और उसमें कर्नाटका ने अपने आप में ही डिसाइड कर लिया था कि हम मेकेदातु डैम को बनाएंगे कावेरी रिवर के ऊपर, लेकिन तमिलनाडु ने ये बोला कि इसकी वजह से जो लोअर एरियाज में फार्मर्स रहते हैं हमारे एरिया में तमिलनाडु में, उसको होती है प्रॉब्लम। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है, सेंटर ने बोला है कि जब तक इस प्रॉब्लम के ऊपर जो मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट आप बना रहे थे उसके ऊपर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती, और ये जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव किया जाएगी, तब तक जो सारी पार्टीज हैं, ना कर्नाटका न तमिलनाडु, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम कावेरी रिवर का जो मैप है वो देख लेते हैं। कावेरी रिवर जो है यहाँ देखिए, ये देखिए कावेरी का जो ओरिजिन होता है वो कर्नाटका में, कर्नाटका का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर वेस्टर्न घाट में ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, और उसके बाद में तमिलनाडु में बहती हुई यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। जब ये बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर फॉल करने वाली होती है उससे पहले ये जो कावेरी रिवर है वो काफ़ी छोटी छोटी रिवर्स में बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, और इसकी वजह से एक वाइड डेल्टा ये निर्माण करती है जिसके गार्डन ऑफ साउथ सर्दर्न इंडिया के नाम से भी बोलते हैं। इसको सर्दर्न गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो हमारे पीएम ने बहुत सारे स्टेशंस, जैसे गांधीनगर स्टेशन गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहाँ पर मॉडर्न स्टेशन का उन्होंने लॉन्च किया। इसके अलावा यहाँ देखो वडनगर रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करके उनका भी इनॉग्रेशन किया गया। अहमदाबाद में नेचर पार्क को ओपन किया गया। ये सारे वर्क उन्होंने किए। इसके अलावा एक्वेटिक गैलरी में क्या है कि 15,000 स्क्वायर मीटर ये लंबी है और लार्जेस्ट एक्वेरियम इन इंडिया। इसमें शोकेस के रूप में जो मैरीन स्पीसीज है उनको बंद रखा जाएगा, इंक्लूडिंग पेंगुइन्स, और उनके बीच में एक वॉकवे मतलब एक टनल बनाई जाएगी और दोनों तरफ एक्वेरियम गैलरी को बनाया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है वो मैरीन स्पेस ईओ एक्वेरियम के कोलेब्रेशन से डेवलप किया गया है। न्यूजीलैंड की एक कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर के इसको डेवलप किया है। इसके अलावा रोबोटिक गैलरी जो है उसको भी बनाया गया है। रोबोटिक गैलरी में जब लोग आएंगे तो रोबोट्स की क्या हिस्ट्री रही है उसको लेकर के विजिट्स उनकी हिस्ट्री को जानेंगे। शोकेसिंग द पायोनियर्स ऑफ रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, इट विल प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर विजिटर्स टू एक्सप्लोर द एवर इवॉल्विंग फील्ड। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखो, फ्रंट पेज पे हमने डिस्कस किया। फ्रंट पेज पे ये बोला गया कि अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला कि पाकिस्तान जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, अगर अच्छे से वर्क करे तो अफगानिस्तान में हम पीस एस्टेब्लिश करने में हेल्प हो सकती है। तो पाकिस्तान ने बोला कि हमें इस तरीके के स्टेटमेंट की मतलब आशा भी नहीं थी। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बोला कि वहाँ पर जब पीस नहीं है, वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वजह से ना सिर्फ अफगानिस्तान ने बहुत कुछ खोया है, पाकिस्तान ने भी बहुत कुछ खोया है, पाकिस्तान भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कुछ भी वर्क नहीं किया है। नेक्स्ट न्यूज, आपने बधाई-हो मूवी देखी होगी। बधाई-हो में जो दादी का रोल जिन्होंने किया था, जिनका नाम था सुरेखा सीकरी, उनकी डेथ हो गई है। उन्होंने 3 नेशनल अवार्ड्स विन किए थे और बधाई-हो के जो इम्पोर्टेंट डायलॉग हैं वो तो आप सभी को याद होंगे ही। इसके अलावा बालिका वधू में भी इन्होंने दादी का रोल किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करती थी और काफ़ी अच्छी एक्टिंग ये प्ले करती थी। नेक्स्ट न्यूज, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ये बोल रही है कि अब ये जो मानसून सेशन होगा पार्लियामेंट, इसमें जो रिजर्वेशन बिल के ऊपर काफ़ी लंबे समय से वर्क किया जा रहा है उसको लाया जाए। रिजर्वेशन बिल वीमेन से रिलेटेड। इस रिजर्वेशन बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था मई 2008 में यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा। बाद में इसको स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया। 2010 में इसको
राज्यसभा में पास कर दिया गया, बाद में आया लोकसभा में, लेकिन 15 लोकसभा के लिए जब चुनाव होने वाले थे उस समय बिल लैप्स्ड हो गया। अब ये टाइम है कि वीमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर काम किया जाए। 2014 और 2019 में जब बीजेपी ने इलेक्शन लड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में इस बिल के बारे में भी लिखा था। तो अब वो अपने प्रॉमिस को पूरा करें, तो वो अगर वो अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं तो ना सिर्फ पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी 1/3 जो सीट हैं वो रिजर्व हो जाएंगी विमेंस के लिए। टीएमसी के जो हेड है उन्होंने ये भी बोला कि इस समय अगर हम बात करें तो लोकसभा में 41% उनके पार्टी के मेंबर्स में और राज्यसभा में 36% वीमेन है। और अगर कंट्रास्टिंग में बात करें तो बीजेपी में लोकसभा में 14% और राज्यसभा में 11% ही वीमेन हैं। नेक्स्ट न्यूज, देखो आसाम जो है, आसाम गवर्नमेंट वो रेगुलर कोशिश कर रही है कैटल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि जब भी वहाँ पे जो भी ब्रीड उत्पन्न हो उसमें से ज़्यादातर जो ब्रीड हो वो फीमेल्स हो। मतलब अगर गायें बछड़े दे रही हैं तो उसकी जगह जो काल्व्स हैं वो फीमेल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। देखो लेबनान मेडिटेरियन सी से अपनी बॉर्डर बनाता है, वहाँ पर कुछ अटैक हुआ है तो हमारे लिए लेबनान जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेबनान ये कंट्री है, इसकी राजधानी बेरूत है और ये सीरिया, यहाँ पर सीरिया और ये है इजराइल, इसके साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो देखो मेडिटेरियन सी वाला जो रीजन है वो यूपीएससी का काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी लविंग रीजन है। इसको लेकर के डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस एरिया में कौन कौन से कंट्री जो हैं वो अपनी बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं वो आपको अच्छे से विजन क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, अफगानिस्तान के लिए यूएस स्पेशल एनवॉय ने बोला है कि तालिबान इस तरीके से, जैसे ही यूएस की सेना बाहर जाने की कोशिश करेगी, तालिबान इस तरीके से वर्क करेगा, इसकी तो किसी को आशा भी नहीं थी। इस तरीके से फोर्स के थ्रू वो सारी पावर को अपने हाथों में लेने की कोशिश करेगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। रशिया ने बोल ही दिया है कि यूएस ने जिस तरीके से अफगानिस्तान से अपने आप को पुल आउट किया है, यही मेजर रीजन है कि तालिबान वहां से दोबारा से उठ खड़ा हुआ है। अगर एक प्रोसीजर के तहत पीस एस्टेब्लिश जिस वर्क के लिए यूएस यहाँ आया था, अगर उसके ऊपर अच्छे से वर्क करके यूएस वर्क करता तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से क्रिएट नहीं होती। चाइना जो है वो श्रीलंका को और ज़्यादा वैक्सीन भेज रहा है। देखो चाइना श्रीलंका में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है, ये तो आप देख पा रहे होंगे। एक तरीके से डेप ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत काम कर रहा है कि इतना कर्जा दो, इतना कर्जा दो कि वो सामने वाला बंदा जब चुकाने के लायक ना हो ना, तो उसमें जो भी आपने प्रोजेक्ट वहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं उन सबको अपने अंडर आप कर सकते हो। यूरोप में बहुत लंबे समय से, मतलब सालों से ऐसी फ्लड देखने को नहीं मिली, ऐसी फ्लड वहाँ पे आ रही है। स्पेशली जर्मनी वाला जो रीजन है वो काफ़ी इसकी वजह से प्रॉब्लम में आ रहा है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखो बिजनेस पेज से न्यूज है और इसमें ये बोला गया है कि चाइना ने अपनी स्ट्रेटजी बना ली है कि किस तरीके से वो कार्बन जो एमिशन होता है उसको कट करेंगे। इसके लिए चाइना ने अपनी स्कीम को अनवेल्ड किया है। वर्ल्ड का बिगेस्ट कार्बन एमिटर है चाइना और अपनी ग्लोबल लीडरशिप को एक तरीके से एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि नवंबर में जब यूएन की समिट हो तो उस समय वो अपना जो भी ये प्रोसीजर है उसको दिखा सके और दिखा के एक तरीके से कि चाइना जो है वो एमिशन के ऊपर वर्क कर चुका है, अपनी स्ट्रेटजी बना चुका है कि किस तरीके से पहले जो बिग कंपनीज है उसके ऊपर फोकस करेंगे और उसके बाद में जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि वो एमिशन कम कर सके। नेक्स्ट न्यूज देखो स्पोर्ट्स पेज से है। ओलंपिक्स स्टार्ट होने वाले हैं। ओलंपिक्स आपको पता है 2020 में टोक्यो में होने वाले थे और इसी बार भी टोक्यो में ही हो रहे हैं, लेकिन पिछले साल कोविड की वजह से उनको एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो देखते हैं कि इंडिया को कौन से किस एरिया में कितने मेडल गेन करता है इंडिया। ओके, थैंक यू।